So, hello friends and welcome back to my channel Only History. Because I know your problem. We know your problem. अल्फा क्लास का जो है वो मोटो है, ठीक है ना। चलो, तो पहले बात कर लेता हूँ कि हम 16 महाजनपद जो है वो कल की मतलब कि परसों की क्लास में कंप्लीट हो चुका था। कल की मैं क्लास नहीं ले पाया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरे घर जो है थोड़ा गेस्ट आ गए थे, ठीक है ना। ठीक है ना। 16 महाजनपद जो है वो हम कल कंप्लीट कर चुके थे। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य में आज हम बेसिक जो है वो आज कंप्लीट कर लेंगे। हरियंक वंश, फिर उसके बाद हरियंक वंश देखेंगे, शिशुनाग वंश देखेंगे, नंद वंश देखेंगे, मौर्य वंश देखेंगे और उससे आगे के सारे वंश देख के मौर्य डायनेस्टी जो है आपकी मगध डायनेस्टी जो है वो खत्म करेंगे, ठीक है ना। कोशिश करेंगे कि एक दिन में दो, अगर छोटे छोटे है तो दो करें, और बड़ा बड़ा है, अगर बड़ा है कोई टॉपिक तो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए पर डे। तो आज हम खाली बेसिक की बात करेंगे, 10 से 15 मिनट की वीडियो, ठीक है ना। चलो, तो माय साथ दिव्यांग भारद्वाज, और जहाँ पे आप सब लोग जानती हैं कि ऑब्जेक्टिव जो है ऑब्जेक्टिव एग्जाम की मैं यहाँ पे आपको तैयारी करा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की। लाइक जो एनडीए वे, सीडीएस वे, प्री वे, कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपका क्यों ना हो, ठीक है ना। चलो, और हाँ चलो, बाद में एक इम्पोर्टेंट जो है वो बात करूंगा, ठीक है ना। बात करते हैं मगध साम्राज्य की, बात करते हैं मगध साम्राज्य की, यानी कि मगध डायनेस्टी की। टाइम पीरियड जो है इसका वो 6th से लेके 4th सेंचुरी बीसी तक का है। बीसी ध्यान रखना, बीसी 6 से लेके 4th सेंचुरी बीसी तक का। बात करें कि इसका जो उल्लेख है, मतलब कि हमें कहाँ से पता लगता है कि भाई मगध साम्राज्य इतना बड़ा था या उसके बारे में, तो इसके बारे में दो एपिक बुक्स में, यानी कि दो जो है धार्मिक ग्रंथों ग्रंथों में लिखा गया है। एक तो है रामायण, एक है महाभारत, जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी क्या कहते हैं दो पुस्तकें हैं। रामायण और महाभारत में इन सब का उल्लेख मिल जाता है, ठीक है ना। तो अब आप देख सकते हो कि भाई रामायण और महाभारत किस टाइम पीरियड में बनी होंगी, ठीक है ना। बात कर लेते हैं कि भाई इसके उदय के कारण क्या थे। मगध डायनेस्टी थी, मगध डायनेस्टी थी, उस वो राइज क्यों हुई, क्या उसके पीछे वजह थी कि भाई वो इतने बड़ा, यानी कि भाई हरियंक वंश आया, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, मौर्य वंश आया, फिर उससे आगे आते चले गए। इसकी क्या वजह थी कि ये इतना मजबूत बनता रहा कि भाई और कोई मतलब इसका बंटवारा नहीं होता है। बंटवारा इसका 4th सेंचुरी में, यानी कि 200-250 साल तक ये लगातार ऐसी सेम चलती रही। साम्राज्य इतना बड़ा तक हुआ कि साउथ साउथ नॉर्थ पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा इंडिया ये एक साथ ला चुके थे, ठीक है ना। भाई यहाँ पे नंद, भाई यहाँ तक तो ऐसे ही चलेगा, हरियंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश तक तो ऐसे ही चलेगा। बात करते हैं जो मौर्य काल पे ना, तो मौर्य काल में इंपॉर्टेंट जो आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य है, अशोका, अशोका बहुत महत्वपूर्ण आ जाते हैं, ठीक है ना। तो उनके बारे में फिर उससे नीचे बात करेंगे, ठीक है ना। बात कर लेते हैं उदय के कारण, यानी कि राइज, जो ये डायनेस्टी जो राइज कर रही थी उसके कारण। देखो इसके जो कारण है वे 5 कारण बहुत ज्यादा देखे गए हैं। एक तो आपका राजनीतिक, यानी कि पॉलिटिकल, फिर देखा गया प्रशासनिक एवं सैन्य, यानी कि प्रशासनिक एक तरीके से कह लो कि भाई जो पॉलिटी थी वो कैसी थी, और सैन्य यानी कि आपका जो आर्मी, उस वो कैसी थी। आर्थिक यानी कि आपकी इकोनॉमिकल, ठीक है ना। भौगोलिक यानी कि जोग्राफिकल, तकनीक यानी कि टेक्निक्स, यानी कि टेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं, देखो ना टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है ना। देखो, राजनीतिक की बात करें तो भाई इसमें जो है एक से बढ़कर एक शक्तिशाली शासक हुए हैं, एक से बढ़कर एक। शुरू से ही देखना कि भाई हरियंक वंश में कौन कौन से हुए महत्वपूर्ण, फिर शिशुनाग के शासक, फिर नंद वंश के शासक, फिर मौर्य मौर्य के, भाई नंद वंश में धनानंद थे, ठीक है ना। मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य हुए, अशोक हुए, ठीक है ना। बहुत एक से बढ़कर एक, जैसा कहते हैं ना, एक से बढ़कर एक राजा हुए हैं, एक से बढ़कर एक शासक हुए हैं। तो ये भाई जब एक से बढ़कर एक शासक, यानी कि भाई क्या कहते हैं विराट शासक, मतलब कि भाई बहुत शक्तिशाली शासक हुए हैं, ठीक है ना। तो जो होल्डिंग पावर हो गई अपने आप ही मजबूत होती चली गई। फिर आती है प्रशासनिक एवं सैन्य। देखो, जो इनकी सेना थी ना वो बहुत विशाल और शक्तिशाली थी। यार सीधी सी बात है, जब इतना बड़ा जो एरिया है, ठीक है ना, अब इतना बड़ा जो, मान लो भाई मैंने आपको बताया भाई नॉर्थ से लेकर साउथ, ईस्ट, वेस्ट सारी जगह इन्होंने घेर रखी थी। तो यार जितना बड़ा साम्राज्य होगा उतनी ज्यादा सेना भी होगी, क्योंकि भाई आसपास के जितने क्षेत्र है भाई वे भी तो आ जाएंगे, ठीक है ना। फिर बात करते हैं आर्थिक की। आर्थिक की बात करें तो यार जो इनका जो क्षेत्र था ना वो बहुत ज्यादा उपजाऊ था, बहुत ज्यादा उपजाऊ था।
क्षेत्र की बात करें भाई, कौन सा क्षेत्र था, तो जो आपका जो गंगा और जो सोन नदी और गंगा नदी है ना, उसके बीच का जो दोआब एरिया है, मतलब कि दोआब एरिया बोलते हैं, जो दो नदियों के बीच का जो एरिया होता है वो उसे दोआब एरिया बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो गंगा और सोन नदी के बीच का जो एरिया था वो पड़ता था, तो सोचो दो नदियों के बीच का जो एरिया रहा होगा वो कितना ज्यादा उपजाऊ रहा होगा। हाँ, ऐसी भी कंडीशन आई थी चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, देखना जब उन्होंने अपना राजपाट छोड़ छोड़ दिया था, ठीक है ना, उस समय देखना कि क्या करते हैं, उस समय सूखा भी पड़ा था। सूखा पड़ने के बाद उन्होंने जब ये कहा कि भाई मैं अपनी प्रजा की हेल्प नहीं कर पाया, तो वो छोड़ छाड़ के सब चले जाते हैं, ठीक है ना। वो उस समय का ये मानना था, चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम पे ये मानना था कि अगर तो शासक अपनी प्रजा की हेल्प नहीं कर पाया, अपनी प्रजा के लिए काम नहीं कर पाया, तो वो शासक किस चीज, शासक कैसा। तो वो सब जब भाई कहना जो दंड कि अपने आप को दंड देने के लिए वो कैसा राजा से सीधा भाई कहते हैं किसका, सन्यासियों का जीवन बिताते हैं, संन्यास करते करते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। फिर बात करते हैं भौगोलिक की। देखो भौगोलिक की बात करें, ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करें, ज्योग्राफिकल कंडीशन में क्या, एक तो लोहो, यानी कि जो अयस्क था, जो लोहा था, वो बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पे पाया गया, मतलब कि विराट मात्रा में यहाँ पे लोहा प्राप्त होता था। अब सोचो यार, अब तक आप लकड़ी से लड़ रहे हो, अचानक से लोहा आ गया, तलवारें आ गई, भाले आ गए, तो यार कितना ज्यादा हड़कंप मचा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो लोगों को काट दिया जाता था। हाथी, अब देखो क्या था कि भाई देखो, जो आपके वे थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट था, जो अलेक्जेंडर द ग्रेट था, वो घोड़े लेके आए थे, इसी वजह से वो क्या थे, एक तरीके से वो इंडिया पे हमला करने में सक्षम थे। इन पे हाथी यानी कि एक नया वाहन था। भाई बड़े बड़े होते थे तो भाई किसी का भाई ना भाला पहुंचता था, ना तीर पहुंचती थी, ना तलवार पहुंचते थे, ये ऊपर से इतने बड़े बड़े भाले लेके हाथी पे से मतलब ये इतने बड़े बड़े भाले लेके चलते थे कि ये हाथी के नीचे तक, मतलब जमीन तक पहुंच जाते थे और नीचे नीचे मारते रहते थे और ऊपर तक भाला ही नहीं पाता था हाथी के, ठीक है ना। तो ये इस वजह से यहाँ पे युद्ध जीतते रहे। लेकिन जब घोड़ा आया, तो घोड़ा एक घोड़ा को भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट घोड़ा लाया, तो उससे हारने का क्या हुआ कि भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक तकनीक ली कि भाई समुद्र की भाई बारिश हुई, बारिश में क्या हुआ भाई भाई वजनदार पैर धंसने लगे, ठीक है ना। जब पैर धंसने लगे तो हाथी चल नहीं पाया, तो फिर घोड़े से मात दे दिया करते थे इन्हें, ठीक है ना। इन्हें नहीं, मतलब दूसरे जो शासक है, ठीक है ना। चलो, अब लोहे की बात कर ली भाई, तलवार वगैरह बनी भाई, भाले वगैरह सब लोहे के बने। हाथी की बात कर ली भाई, विराट होता था, ठीक है ना। चल रहा है, पता लगा जैसा साला कोई सैनिक आ भी गया, पैर के नीचे दबा के आगे हो गया, ठीक है ना। इतने लंबे लंबे भाले रखते थे वे कि भाई जो हाथी से लेके जमीन तक के भाई, जिससे कि भाई जमीन पे वे मार सके और जमीन वाला बेचारा ऐसे खड़ा हुआ देखता रहता है। तकनीक की बात करें, यानी कि अगर जो टेक्नोलॉजी की बात करें, तो देखो ना थोड़ा सा मजा आएगा, ठीक है ना। भाई देखो जाओ, हाथी की बात मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ के जंगलों में हाथी बहुत पाया जाता था, और लोहे की बात इस नजर से कर रहा हूँ मैं इसकी बात, क्योंकि यहाँ पे लोहे के मतलब एक तरीके से लोहा पाया जाता था, जमीन पे लोहा पाया जाता था और हाथी जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तकनीक की बात करें तो यहाँ पे दो शस्त्र देखे गए हैं, दो हथियार देखे गए हैं, क्या क्या। एक तो देखा गया है रथ मूसल, एक देखा गया है महाशिला कंठक। नाम ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। रथ मूसल और महाशिला कंटक। देखो, अब जरा बाहुबली की कहानी में जाना, किसकी, बाहुबली, हाँ बिल्कुल सही सुन रहे हो, बाहुबली पिक्चर की कहानी में सुन आना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई कहानी असलियत नहीं थी, लेकिन भाई जैसे महेशमती जो था, वो कहाँ पे हमने 16 महाजनपद में महेशमती का नाम आया था, ठीक है ना। दक्षिण राजधानी थी, ठीक है ना। दक्षिण राजधानी थी, कौन से उसकी दक्षिण राजधानी थी, अवंती की दक्षिण राजधानी थी, साउथ की राजधानी थी अवंती जनपद, अवंती महाजनपद की, ठीक है ना। अब देखो क्या होता है, अब मगध डायनेस्टी में रथ मूसल और महाशिला कंटक। रथ मूसल वो देखा है, जब भल्लाल देव एक गदा सी रखता था और उसमें से चैन निकल के भागती थी और वो मार वार के सबको आके वापस जुड़ जाती थी, वही चीज है, रथ मूसल वही थी, ठीक है ना। रथ मूसल वही चीज थी, ठीक है ना। देख रहे हो टेक्नोलॉजी, तो पिक्चर में भी कुछ कुछ चीजें सही दिखाई गई हैं। फिर है महाशिला कंटक। महाशिला कंटक वो है जो बाहुबली को पत्थर फेंकने को नहीं दिया गया कि भाई भाई पत्थर ऐसे फेंकते थे, ऐसे करके नू फेंका जाता था पत्थर। हाँ वही था महाशिला कंटक, वो था, और रथ मुसल ये था। बात करें कि किसके टाइम पे ये चीज आई, तो ये आई थी जो जब आजाद शत्रु का टाइम चल रहा था ना, तो आजाद शत्रु
नए नए हथियार बनवाता था और उनमें ये दो शामिल थे, रथमुसन और महाशिला कंटक। देख रहे हो टेक्नोलॉजी, साइंस देख रहे हो, मतलब गदा गई। मतलब ऐसे नहीं थी कि भाई कितने मीटर तक, बस थोड़ी सी एरिया में, मतलब ऐसे कि भाई उसने दबाया और वो थोड़ा सा घुमा और जुड़ गया। ऐसे नहीं कि 100 मीटर दूर जा रहा है, 10 मीटर दूर जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब कुछ फुट तक, ज्यादा ज्यादा 5-6 फुट तक वो मार सकता था। ठीक है ना। चलो, ठीक है ना। अब बात कर लो क्या, अगर जो अब मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि भाई कौन कौन से इसके मतलब शासन कौन कौन से समय किस किस वंश का शासन रहा। ठीक है ना। हाँ, तो अब मैंने क्या कहा था कि भाई समय के आधार पर शासन को देखते हैं। ठीक है ना। समय के आधार पर शासन को देखते हैं, वो मैंने बता दिया कि भाई जो राइस था वो क्यों भाई, जो पावर थी भाई वो क्यों थी उनकी, किस चीज से पावर थी। ठीक है ना। बता दे भाई किन चीजों में उसका उनको लेख मिलता है। ठीक है ना। आपकी जो मगध डायनेस्टी है ना, जो आपकी मगध डायनेस्टी है, सॉरी फॉर द नॉइज गाइस। ठीक है ना, मैं अपना मोबाइल जो है वो साइलेंट करना भूल गया था। तो अब समय के आधार पर शासन को देख लेते हैं। वो मैं भाई उसमें बता दें कि भाई जो राइजिंग थी वो क्यों हो रही थी, क्या क्या टेक्नोलॉजी आ गई थी, इकोनॉमिकल सिस्टम कैसा था। ठीक है ना, वो ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी थी, वो सब मैंने यहाँ पे बता दिया। अब समय के आधार पर शासन देखते हैं। मैंने जैसे बताया, जो हमारे जो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो डायनेस्टी देखी गई है, जो वंश देखे गए हैं, वो है आपके 7। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मयूर वंश, मौर्य वंश जैसा बोलते हैं, सॉरी मयूर, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सतवाहन वंश। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद के जो वंश है वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यही है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं हर्यक वंश से। देखो, हर्यक वंश की जो टाइम पीरियड आया वो रहा है 544 से लेके 412 तक, यानी कि 544 से लेके 412 तक, यानी कि 544 से लेके 412 बीसी तक ही है ये सब, यानी कि सब बीसी में रहे हैं, यानी कि सब ईसा पूर्व रहे हैं। ठीक है ना। फिर है 412 से लेके 344 तक, यानी कि 412 से लेके 344 तक। फिर है 344 से लेके 322 तक, यानी कि 344 से लेके 322 तक नंद वंश। फिर आपको जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो आता है आपका मौर्य वंश। ठीक है ना, मौर्य वंश। मौर्य वंश जो रहता है वो आपका रहता है 322 से लेके 185 तक, यानी कि 322 से लेके 185 तक। शुंग वंश 185 से लेके 75 तक, यानी कि 185 से लेके 75 तक। ठीक है ना। कर्ण वंश रहता है 75 से लेकर 30 तक, यानी 75 से लेकर 30 तक। फिर जो सतवाहन वंश रहता है वो 30 बीसी के अप्रोक्स, सब चीज अप्रोक्स में है। ठीक है ना, डेट थोड़ी मोटी सी आगे पीछे हो सकती है। ठीक है ना। तो 30 बीसी तक। 30 बीसी के बाद क्या हुआ कि कर्ण वंश के बाद ये सब जो चीजें हैं वो सब डिवाइड होने लग गई, लेकिन जो सबसे बड़ा जो उसमें देखा गया वो सतवाहन था। ठीक है ना। फिर 30 बीसी में ही, 30 बीसी के बाद ही ये सब जो और है वो डिवाइड होने लग गया। भाई इनके टाइम पर डिवाइड तो थे, लेकिन इन्होंने एकजुट रख रखा था। ठीक है ना। भाई मतलब अपने वफादारों को उनपे बिठा रखा था गद्दे पे। ठीक है ना। जहाँ पे सबने अपना वफादारी छोड़ छोड़ के सबने अपना अपना शासन स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना। हर्यक वंश की बात करें अगर, तो देखो जो हर्यक वंश थे ना, हर्यक वंश हर्यक वंश जो थे ये ना 16 साल तक अपने मामा, जो हर्यक वंश है ये 16 साल तक, 16 साल तक अप्रोक्स 16 ईयर्स तक अपने मामा यानी कि लिच्छवियों से, जिनसे लिच्छवियों से युद्ध में रहे हैं लगातार, वो भी लगातार, कोई वो नहीं। ये मैं बताऊंगा कि भाई क्यों रहे। ठीक है ना, ये भी मैं बताऊंगा। फिर ये उस समय की बात है जब 6वीं शताब्दी के आसपास की ये बात है, जब आपका अजात शत्रु थे। और अजात शत्रु को मैंने बता दिया कौन कौन थे इन्होंने। एक तो रथमुसल निकाल जाता है, एक महाशिला कंटक, ये दो हथियार इन्होंने बनवाए थे। ठीक है ना। तो जीत तो इनकी थी यार, सीधी सी बात है भाई, लोहा इनके पास है, हाथी इनके पास है, तो जीत तो इनकी थी। लेकिन लिच्छियों से फिर भी 16 साल तक लगातार युद्ध में रहे हैं। एक बार दोबारा से देख लो। ठीक है ना भाई, दो जो धार्मिक ग्रंथों में इनका जो वो है वो उल्लेख मिलता है, एक रामायण में एक महाभारत में, जो दोनों हिंदुओं की बहुत पवित्र ग्रंथ है। ठीक है ना। 6th सेंचुरी से लेकर 4th सेंचुरी बीसी तक का इनका
जो है वो टाइम पीरियड रहा है। राइज मैंने बता दिया कि भाई राजनीतिक कंडीशन कैसी थी, प्रशासनिक सैन्य कंडीशन कैसी थी यानी कि मिलिट्री कंडीशन कैसी थी, आर्थिक यानी कि इकोनॉमिकल कंडीशन कैसी थी, भौगोलिक यानी कि ज्योग्राफिकल कंडीशन कैसी थी, और तकनीक बताई टेक्नोलॉजी क्या क्या थी, ठीक है ना। फिर बताते कि समय के आधार पर शासन, हर्षवंश का ये था, शिशुनाथ का ये था, नंद का ये था, मयूर का ये था, मौर्य का, सुंग का ये था, कनु का ये था और सत्यवान का ये था, और इसके बाद के भी हम कुछ वंश देखेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो यही 7 है, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, यहीं पे रोकते हैं। और जो बात थी इंपॉर्टेंट वो ये थी कि भाई एनसीईआरटी मैंने अल्फा क्लासेस पे चलाई हुई है, लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। एफबी, व्हाट्सएप और इंस्टा पे हम हैं। इंस्टा पे जो है नोट्स नहीं प्रोवाइड हो पाते, लेकिन जो मोटिवेशनल थॉट्स है वो वहाँ पे मिलते रहेंगे। या जो जैसे ये वाली पिक है कि भाई कब से कब तक चला, वो इंस्टा पे आपको मिल जाएगी, तो एक आप जाके देखोगे तो थोड़ा सा रिकॉल होता रहेगा, ठीक है ना। फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे आपके जो है जैसे या तो इसके बीच में ही जो टॉपिक चल रहा है उसके बीच में या एंड में या शुरू में आपको जो है नोट्स प्रोवाइड हो जाया करेंगे, अल्फा क्लासेस के भी और आपके इसके भी। बात करूं ग्रुप की, तो जो ग्रुप है वो सारे जो ग्रुप है वो मिलेंगे ऑफिशियल ऑफिशियल OHAC के नाम से, ये सब ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है ना। तो आप जब चाहो तब ज्वाइन कर सकते हो, मैं वैसे लिंक आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है ना। और हाँ भाई, एनसीईआरटी जो मैं करा रहा हूँ, जितने भी मैं करा रहा हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कानों में लीड डालो और सुनते रहो, ठीक है ना। अपना काम करते रहो। हैंड रिटन नोट्स में आपको प्रोवाइड कराऊंगा, डोंट वरी। अपना मेल भेज दो, मैं उस टॉपिक के आपको सारे नोट्स जो है वो प्रोवाइड कराऊंगा। वो मैं इस वजह से बोलता हूँ कि भाई टाइम बचाओ अपना, ठीक है ना। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबके पास 24 आवर्स है, लेकिन वर्ड के स्मार्ट करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। और एक एक बात ये थी कि जो आपकी जो एनसीईआरटी है वो मैं इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नए वर्ड है। हाँ, अगर जो आपने बीए वगैरह कर ली तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर कंपटीशन लेवल की तैयारी करो, चाहे किसी भी चीज की कर रहे हो, तो भाई जो है, भाई देखो भाई, जो एसएससी वाले हैं, जो इंडियन रेलवे वाले हैं, उन्हें इतना ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना गौर से नहीं पढ़ना। लेकिन जो आपके प्री दे रहे हैं, जो एनडे दे रहे हैं, जो सीडीएस दे रहे हैं, वो अगर जो थोड़ा ध्यान से पढ़ो, और जो प्री दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीसीएस हो, भाई बहुत ज्यादा जरूरी है आपको, बेसिक बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो वो नोट्स बनाओ, फ्री वाले तो बिल्कुल नोट्स बनाओ। जो एनडीए सीडीएस आईआर मतलब इंडियन रेलवे एसएससी और अदर्स हुए, वो सिर्फ अपना सुनो, वही बहुत है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।